बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं निगार शाह आज जहां न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नया प्रोग्राम लेके आई हूं जिसका नाम है जहां के मेहमान। इस न्यू प्रोग्राम में आप डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के साथ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को देखेंगे जिनका पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रह चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से कि जो मेरे सबसे पहले मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ वो एक कूज़े में बंद बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनका आगाज़ हुआ ज़माने तालिब इल्मी से लेके अदब, सहाफ़त, फिर वो शायरी की तरफ गए। उसके बाद उन्होंने तालीम के शोबे में अपना कदम रखा। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं उनका नाम बताती चलूँ। हमारी पहली शख्सियत इस जहां के मेहमान की शमीम हैदर सैयद साहब। जी बिल्कुल, आइए तो उनसे मिलते हैं और बाकी की सारी इंट्रोडक्शन, बाकी की सारी उनकी पूरी ज़िंदगी का आगाज़ से लेके अब तक का जो भी उनका एक सफ़र रहा है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का शुक्रिया, जहान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज अपना मेहमान बनाया। यकीनन मेरे लिए एज़ाज़ है। सबसे पहले तो मैं इतना खूबसूरत प्रोग्राम शुरू करने पे जहान के मेहमान, इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने पहले मेहमान के तौर पे उन्होंने यहाँ पे बुलाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया निगार। खुदा करे ये प्रोग्राम इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ये इसी तरीके से चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ मुल्क नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये अपना एक नाम पैदा करे। थैंक यू सो मच सर। सर हम चलते हैं अपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन की तरफ कि मैं और मेरे नाज़रीन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने, जैसा कि हमें सुनने को मिला है, आपने अपने ज़माना तालिब इल्मी से ही अदब के मैदान में कदम रख दिया, तो क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो ये था कि चूँकि जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया मैंने गवर्नमेंट डिग्री अज़माल कॉलेज से एजुकेशन हासिल की। तो मैं जब कॉलेज में आया तो ऑन भाई जो थे वो उस वक्त प्रोड्यूसर हो चुके थे पीटीवी में, मुझसे बड़े भाई। तो उनके प्रोड्यूसर होने की वजह से बहुत सारे रेडियो के प्रोड्यूसर्स जो थे और पीटीवी के प्रोड्यूसर्स, उनसे मेरी भी शनासाई हो गई। क्योंकि मेरे अंदर अपने घर के अंदर, मेरे घर में जो था मुशायरे होते थे, मेरे घर में अदबी प्रोग्राम होते, मज़हबी प्रोग्राम होते थे। उन प्रोग्रामों की वजह से मुझे शोराए कराम में, अदीबों में और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने में, बैठने का मौका मिला और थोड़ा थोड़ा मैं भी बाअदब होता चला गया। तो उसके बाद जब मैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आया तो कॉलेज में आके मैंने कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, अदबी प्रोग्रामों में, डिबेट्स में, मुशायरों में शिरकत करनी शुरू कर दी। अभी मुझे कॉलेज आए हुए 2 या 3 माह हुए थे तो हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले मेहरबान फ़ख्र नुमानी साहब मरहूम हो गए, सीनियर प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान में। उन्होंने और बरकतुल्लाह साहब थे प्रोड्यूसर और सलमान मुअज़्ज़म साहब थे प्रोड्यूसर। इन्होंने जो था माशाल्लाह से मुझे कहा कि चलो तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे अखराजात तालीम के और दीगर हम उठाते हैं। तुम कॉलेज मैगज़ीन, साइंस मैगज़ीन और मुख्तलिफ दीगर छोटे छोटे प्रोग्राम, बच्चों की दुनिया, ये प्रोग्राम आते थे। तो उसमें उस ज़माने में एक प्रोग्राम के 20 रुपये मिलते थे। तो वो बहुत थी रकम 73-74 में। तो उन्होंने कहा कि तुम ये प्रोग्राम हफ्ते में 3-4 प्रोग्राम कर लो तो 80 रुपये तकरीबन तुम्हारे बन जाएंगे। तो वो जो थे वो मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिए रेडियो पे। अच्छा, जब मैंने रेडियो पे प्रोग्राम शुरू किए तो आवाज़ भी बेहतर थी कुछ थोड़ी सी, और थोड़ा सा क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक़ था तो बहुत जल्दी मैं रेडियो पे अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गया। कुछ अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था तो एक प्रोड्यूसर थी, बाद में ईरान चली गई थी, उर्दू सर्विस में वो सीनियर प्रोड्यूसर हो गई थी, बहजत नूर। तो उन्होंने वो प्रोग्राम करती थी एक और एक निसार बज़मी साहब मज़दूरों का करते थे और ये 15 मिनट का ड्रामा होता था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम ड्रामे लिखने शुरू कर दो, इसके 60 रुपये मिलते हैं।
मैंने कहा मुझे ड्रामे लिखने आते ही नहीं। उन्होंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, हम तुम्हें 2-4 स्क्रिप्ट देते हैं, वो देखो पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम इंशाल्लाह तुम लिखना शुरू हो जाओगे। बस मुख्तलिफ नाम रख लो, ये है ये है ये है, उनके आपस में डायलॉग्स कराने हैं। तो मेरी बात उसकी समझ में आई। मैंने 3-4 स्क्रिप्ट जब पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं लिख लूँगा। मैंने पहला ड्रामा जब लिखा तो उसमें बहुत सारी अखलाक भी थी, सब कुछ थी। तो निसार नासिक साहब उस वक्त जो थे स्क्रिप्ट एडिटर थे वहाँ पे, दिल पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने उसमें कहा कि नहीं, ये सब बजाय मुझे दौड़ाने के या मुझे डांटने के मेरे साथ प्यार करते थे और मेरी रहनुमाई करते थे। उन्होंने कहा ठहर जो इसमें कुछ अगलात हैं मैंने ठीक कर देता हूँ। उन्होंने मेरी थोड़ी रहनुमाई की, मैंने पहला ड्रामा लिखा और उसके बाद मैं मुख्तलिफ 15 मिनट का से मैं शुरू हुआ 15-15 मिनट के ये ड्रामे लिखना, और फिर मैं आधे घंटे का भी ड्रामा बाद में लिखना शुरू हो गया। इस तरह रेडियो से मुझे पजीराई मिली। बाद में मुझे PTV में मुख्तलिफ प्रोग्राम है, गुंजा एक प्रोग्राम आता था, वहाँ से भी एक साइंस मैगजीन होता था। तो जी सर, मैं उसी तरफ जाना चाह रही थी। मैंने आपसे ये पूछना था कि जब आपका रेडियो पाकिस्तान से आपने आगाज़ लिया, उसके बाद आप PTV पे गए, वहाँ से आपने एज अ राइटर स्टार्ट किया और वहाँ पे आपने कंपेयरिंग की, तो एकदम से जो है वो एज अ राइटर फिर आपने होस्टिंग स्टार्ट कर दी, तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? सहाफ़त में इस तरह हुआ था कि मैं अभी जो था मैं कॉलेज में पढ़ ही रहा था कि मतलब ये 2 साल जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थे, इसमें मैं माशाल्लाह से रेडियो वगैरह पे तो अपना मकाम बना चुका था, अब TV पे भी आया। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में आया हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज की तरफ से डिबेट्स में मुख्तलिफ ममालिक, उस ज़माने में डिबेट्स का और मुशायरों का बड़ा रवाज था। ये मुशायरे और ये डिबेट्स जो थे ये वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में मतलब कॉलेज से जाया जाता था। आल पाकिस्तान डिबेट्स, आल पाकिस्तान मुशायरा, कभी PF कॉलेज सरगोदा में हो रहा है, कभी कराची थियोसफिकल हॉल में हो रहा है, कभी लाहौर में हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है। तो यहाँ से मुख्तलिफ कॉलेजेस जो थे पार्टिसिपेट करते थे, तो मैं भी उनमें जाता था। जब मैं कराची मुझे भेजा गया तो थियोसफिकल हॉल में बांस रोड पे बहुत बड़ा हॉल था जहाँ ये मरकज़ था मतलब तमाम चीज़ों का, जो प्रोग्राम्स होते थे बड़े बड़े। तो वहाँ ये आल पाकिस्तान डिबेट्स हो रही थी और उसमें मैंने आल पाकिस्तान डिबेटर का एजाज़ हासिल किया। तो वहाँ से जब मैं वापस आया, और वो ट्रॉफ़ी आज भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी हुई है माशाल्लाह। तो जब मैंने ये हासिल किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा जो थे मुख्तलिफ हमारे सियासतदान जो थे, मिराज अहमद खान साहब उस ज़माने में थे, NSF और जमीयत, ये सिर्फ 2 जो थी तहरीकें ये उस वक्त थी और इनका बड़ा नाम था और इन्हीं में कंपटीशन था, या जमीयत थी या NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। तो इन्हीं में, तो मुझे फिर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में उन्होंने मरकज़ी ओहदा दिया और उसके बाद मैं जब उसमें मतलब शामिल हुआ, उसके बाद मैं सियासत में भी मैंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ सियासी उस वक्त बच्चों जो स्टूडेंट्स के जलूस निकलते थे या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे, वो दौर स्टूडेंट्स का बहुत सुनहरी दौर था। यूनियंस थी, बहुत सारे और मसाइल थे। अब तो स्टूडेंट्स की बेचारी सारी एक्टिविटीज़ ही ख़त्म हो गई। उस वक्त स्टूडेंट्स का होल्ड था, कंट्रोल था। आप देखें और स्टूडेंट्स की बात भी सुनी जाती थी, उनकी जो यूनियन होती थी उसकी उनकी बात भी आप ये देखें कि अयूब खान के खिलाफ एक मूवमेंट होती है ना, तो उस मूवमेंट के जो बानी हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। उस वक्त पेशावर रोड पे जो था एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होता था, वहाँ से स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट शुरू की अयूब खान के ख़िलाफ़। जुलूस निकाला, उन्होंने फायरिंग की, एक तालिब इल्म शहीद हो गया। वो उसकी शहादत जो थी पूरे मुल्क के अंदर मूवमेंट्स बन गए स्टूडेंट्स की। और उसके बाद आप देखें कि हबीब जालिब और मुख्तलिफ दीगर मतलब है जो हमारे उस ज़माने में एक बहुत बड़े हमारे लीडर होते थे इनकलाबी, खतर पोश, दादा अमीर हैदर, ये बड़े बड़े नाम थे। अब तो हमारे स्टूडेंट्स को उनके नाम भी नहीं याद हैं। ये सब लोग जो थे ये एकदम फैज़ अहमद फैज़ साहब तो थे ही थे बड़े आदमी, और बहुत सारे अहमद फराज, ये सब लोग मुतहरिक हो गए। और उसके बाद स्टूडेंट्स की ऐसी तहरीक चली कि आपको पता है फिर अयूब खान को घर जाना पड़ गया। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उनके दौर में भी स्टूडेंट यूनियंस उनके एंड तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आखिरी जो भुट्टो साहब ने अपने 77 के इलेक्शन में तलबा से मुलाकात की, वो मेरी सरबराही में मुलाकात हुई थी।
और उसके बाद 77 के इलेक्शन हुए थे। तो ये जो दौर था ये बहुत ही सुनहरी दौर था। और आज भी आप देखें कि सियासी तौर पे वही ममालिक मुस्तहकम हैं, तरक्की याफ्ता हैं, उनके यहाँ जमहूरियत पनप रही हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंडिया हो, बाहर हो, अमेरिका हो, बांग्लादेश है, ये जहाँ स्टूडेंट यूनियंस पनप रही हैं, जहाँ उनको स्टूडेंट यूनियंस को जो है बैन नहीं किया गया, जहाँ स्टूडेंट यूनियंस को, क्योंकि ये हमारा बलबला है, ये हमारा नया खून है, ये हमारा, जब हम इनको मुतारिक करते हैं, जब हम इनकी परवरिश करते हैं, जब हम इनकी तरबियत करते हैं, तो ये कॉलेज लेवल से जो जिसे ग्रॉस फूड लेवल कहते हैं, यहाँ से जब ये चलते हैं तो ये ऊपर जाके फिर जब सियासतदान बनते, आज भी आप बड़े बड़े जितने सियासतदान आप देख रही हैं सब स्टूडेंट यूनियंस के लोग हैं। तो ये सब लोग मतलब जो हैं आगे जाके बड़े बड़े सियासतदान और अब आपको स्टूडेंट यूनियंस में कुछ स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है तो आपको लीडरशिप तो कहाँ से मिलेगी? ये लीडरशिप, इसीलिए इस वक्त मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है और वही घिसे पिटे पुराने कुछ लोग जो हैं आपको नजर आते हैं। कभी इसकी हुकूमत आ जाती है, कभी उसकी हुकूमत, फिर इसकी हुकूमत, फिर उसकी हुकूमत, और इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जा रहा। कोई जमहूरियत तभी तब पनपेगी जब आप मतलब है स्टूडेंट्स के अंदर से स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे और उनका सही मानों में जो है उनको मतलब जो है आज़ादी देंगे। यहाँ से जब आप मतलब है स्टूडेंट यूनियंस जिस वक्त फाल होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े लीडर इस मुल्क में मिलेंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। सर, सहाफ़त के मैदान में पाकिस्तान की 50 साला गोल्डन जुबली में आपको बेहतरीन सहावत पर एक गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे जब बेनज़ीर का दौर आया था तो उस वक्त मतलब जो है एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने तय किया था कि हर फील्ड के टॉप मोस्ट जो हैं, चाहे फनकार हों, शायर हों, अदीब हों या मुख्तलिफ और दीगर मतलब फील्ड के लोग हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों को जो था वो गोल्ड मेडल दिए गए माशाल्लाह। तो मुझे भी उस वक्त जो थे हमारे मिनिस्टर थे और लेटर ऑफ अकेडमी के चेयरमैन थे, हमारा बहुत बड़ा नाम इस मुल्क का था, मेरे जहन से एकदम से नाम निकल गया। पर ठीक है सर, अभी मैं जानना चाहूँगी जैसे अदब का मैदान, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, सॉरी जी, अदब का मैदान, सहाफ़त का मैदान, सियासत, फिर सर शायरी कहाँ से आ गई? शमीम साहब शायरी में कैसे इंडल्ज हो गए? ये बचपन से ये एक इनहेरिटेड था या शौक था या ये क्या था? शायरी कहाँ से? क्योंकि एक अदबी शख्स जो सहाफ़त में भी अपना नाम बनाता है, सियासत में भी नाम बनाता है और लिखारी है बहुत अच्छा, लेकिन शायरी भी एक बहुत बड़ा फ़न है। तो शायरी में क्या दिलचस्पी थी या कोई इसकी कोई हिस्ट्री है? शायरी के मैदान में आप कैसे हैं? शायरी में इस तरह आ गया कि मैंने आपको बताता चलूँ कि मेरे वालिद मोहतरम सैयद अबू मोहम्मद रिजवी साहब जो थे, उनका एक मुल्क के अंदर शायरी में, अदब में, मज़हब में और सियासत में एक बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा नाम था। मैं आपको इसका जवाब देने से पहले ज़रूर बताता चलूँ कि उनको 3 सरबराहान मुमलिकत ने, यानी याया खान ने, उसके बाद ज़ियाउल हक़ ने और बेनज़ीर भुट्टो ने, 3 प्रेसिडेंट सरबराहान मुमलिकत ने जो था क़ायदे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का खिताब किया। माशाअल्लाह से उनकी शनाख्त कराची से लेकर पेशावर तक और गिलगित से लेकर और कश्मीर तक, वो हर जगह उनको जो था एक मतलब एक बहुत बड़ा सरबराह के तौर पर माना जाता था। तो हमारा घर जो था वो मुशायरों का और अदबी महफ़िलों का, मजहबी महफ़िलों का मरकज़ था। उस ज़माने में पिंडी की सबसे बड़ी मजलिस यकम मुहर्रम 10 मुहर्रम तक हमारे घर पे होती थी और जिसमें रावलपिंडी का सबसे बड़ा इज्तिमा वही होता था, उसी को मरकज़ी मजलिस कहा जाता था। रज़ा अली आबदी एडवोकेट साहब थे, बहुत ही बड़े जय्यद आलिम थे, वो उससे खिताब, जब तक जिंदा रहे वो खिताब करते रहे। उसके बाद घर पे मुहर्रम के अलावा जो थे मुशायरे होते थे माहाना तौर पे, 15 दिन के बाद गज़लों का और दीगर नज़मों का, और उसके 15 दिन के बाद एक नातिया और हमदिया होते थे, जिसमें नामवर शोरा के नाम जो थे, जिसमें जोश मलियाबादी, ज़मीर
जाफरी, करम हैदरी साहब, और इसी तरीके से उस घर में मतलब है जो है मजीद अमजद इस्लाम ये अहमद अताउल्लाह कासमी साहब और दीगर बड़े बड़े शोरा इकराम जो थे, डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम, डॉक्टर एहसान अकबर, मतलब कितने नाम लूँ, बहुत ज़्यादा नाम लूँगा तो टाइम आपका ख़राब हो रहा है। ये सब लोग वहाँ पे मौजूद होते थे और मतलब ये सब जितने थे, और मैं जब ये शायर मतलब मुशायरे होते थे तो मैं इन सब की जूतियाँ सीधी करता था, इनकी खिदमत करता था, चाय पिलाता था बाद में, और जो कुछ भी मतलब इनके साथ बैठ उन्हीं का असर जो है वो आपने सुनता रहता था, उनको मुशायरे सुनता था, उनसे उनके साथ बैठता था, और उनके साथ जब बैठता था उन मुशायरों को सुनता था सब कुछ, तो वहीं से मेरा भी थोड़ा बहुत शौक़ डेवलप हुआ। उसी शौक़ की बदौलत जब मैं कॉलेज में आया तो छोटे मोटे शेर कह के मैं कॉलेज के मुशायरों में जाना शुरू हो गया। बाद में कॉलेज से जब निकला हूँ तो सबसे पहले बजाय मैं शायरी में की तरफ आने के या किसी और, मैं सहाफ़त में आ गया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से के ताउन से एक मैगज़ीन निकल रहा था, माहनामा तरंग और हफ्त रोज़ा तहरीक, तो मुझे उसका एडिटर बना दिया गया और मैंने उसको बड़ी मेहनत के साथ, इतनी मेहनत के साथ उसकी मतलब था उसको चलाया कि भुट्टो साहब मुझसे बहुत खुश हुए। तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो थे वो मुझे भेजते थे, मैं उसको फिर कंपाइल करता था। आप देखें अभी बड़ी मुश्किलों से मैंने PID से, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से 11-12 मैगज़ीन हासिल करने में मैं कामयाब हो गया। अब वो मैंने उसको जल्द बना कि मैंने कभी अपना रिकॉर्ड नहीं रखा, अब मैंने कुछ कलेक्ट करना शुरू किया है तो मैं वो उसमें बहुत ज़्यादा। फिर जब 77 में भुट्टो साहब का फाल हुआ तो उन्होंने मुझे न्याजी हाउस में आके, वो मरीज से जब रिहा हुए तो न्याजी हाउस इस्लामाबाद में आए, डॉक्टर ज़फ़र न्याजी के यहाँ, उन्होंने मुझे बुलवा कहा कि तुम अखबार निकालो। उस ज़माने में जो था वो मुझे तो डेक्लेरेशन नहीं मिल सकता था, तो महमूद साहब थे, डिप्टी डायरेक्टर थे आज़ाद कश्मीर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, और डायरेक्टर अहमद शमीम साहब होते थे, बहुत बड़ा नाम है अहमद शमीम का। माँ मुझे माथे पे बोसा दो कि मैंने तितलियों के जुगनू के देश जाना है, नैरा नूर का, ये अहमद शमीम है। फिर उनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था PTV में, रेत पर सफ़र, वो बहुत बड़ा आदमी था। तो ये उन्हीं के थ्रू में वो मुझे भी बहुत प्यार करते थे, अपना बिल्कुल बेटा भी कहते थे, छोटा भाई भी। तो मैं सदर में उनका दफ्तर होता था, अक्सर उनसे रहनुमाई के लिए जाता था उनके पास। तो उन्होंने मतलब कहा कि नहीं ये रिटायर, अभी महमूद रिटायर हुए हैं तो ये डेक्लेरेशन ने लिया है डेली जुर्रत के नाम से। तो हमने फिर वो डेली जुर्रत महमूद साहब के डेक्लेरेशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया और इस तरीके से वो ग्वालमंडी में उसका दफ्तर बनाया। कराची से फजल अदीब साहब ऐलान के एडिटर और 1-2 और वहाँ से हमने अच्छे कराची से ही मतलब लिए, और यहाँ से मैं, महमूद साहब और फजल अदीब साहब, हमारी टीम ने इसको यहाँ शुरू किया। फजल अदीब साहब जो थे उनको एडिटर बनाया, वो ऑलरेडी ऐलान के एडिटर चल रहे थे, कराची में बहुत बड़ा अखबार था। तो महमूद साहब जो थे रेजिडेंट एडिटर बन गए और मैं चीफ रिपोर्टर। इस तरीके से हमने स्टार्ट लिया, लेकिन कुछ अर्से के बाद महमूद साहब जो थे वो बगैर इत्तला के वो सऊदी अरब चले गए और बाद में उसकी एडिटरशिप और फजल साहब भी छोड़ चले गए, लेकिन मैंने अखबार को नहीं बंद होने दिया और मैंने उसके बाद इसको आपका जो है वो सफर एडिटर के तौर पे मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद चलाया और खूब चलाया। सर यहाँ पे भी आपने अपने वालिद मोहतरम का जिक्र किया, सैयद अबू मोहम्मद रिजवी साहब। बिल्कुल बेशक बिलाशुबा मैं उनकी आपकी इस बात को सेकंड करूँगी कि कायदे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लक़ब से उनको नवाजा गया, लेकिन यहाँ पे एक नाम बहुत काबिल जिक्र है जिसको बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो है आपके बड़े भाई ओन मोहम्मद रिजवी, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के बानियों में से भी जिनका नाम शुमार किया जाता है। आप चंद अल्फाज अगर उनके बारे में बताना चाहिए, वो कैसे मोहम्मद रिजवी साहब जो थे वो मुझसे तकरीबन 10 या 11 साल बड़े थे, लेकिन आप ये यकीन रखें क्योंकि मेरा शेर है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे में कदम रखा है, एक भी रोज़ जवानी का मेरे साथ नहीं। मुझे नहीं पता गुल्ली डंडा क्या होता है, पतंग किस तरह उड़ाई जाती है, क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। मैं सिर्फ मतलब है घर में क्योंकि अदबी प्रोग्राम होते थे मज़हबी, मैं लिखने पढ़ने में शुरू से इस तरफ मेरा रुझान चला। और
क्योंकि हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े ही मतलब जो थे, इनका हुस्न ज़राफ़त बहुत होता था इनमें। तो मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता चला गया। और मैं और ऑन भाई, मैं मतलब स्कूल लाइफ में ही था, 8वीं में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। भाई की बजाय हम दोस्त बन गए, और ऐसे दोस्त बने कि मरते दम तक शायद ऑन भाई को मुझसे बेहतर दोस्त नहीं मिला, और मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं मिला। सिर्फ भाई हो और दोस्त भी हो, ये तो सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, बेशक नहीं, मैं आपको तकलामी हो रही माजरत के साथ कि वो पीटीवी में थे और वो बिल्कुल वो बानियों में थे। इस तरीके से कि रावलपिंडी का जब स्टेशन स्टार्ट हुआ है तो जो 8 पहले प्रोड्यूसर्स थे उसमें ऑन भाई भी शामिल थे, बिल्कुल, और वहीं से उनका स्टार्ट है। और प्रेसिडेंट अयूब खान ने जब इफ्तिताह किया है, तो अभी भी आप जाके देखेंगी उस इफ्तिताह में जो प्रेसिडेंट साहब के साथ तस्वीर है वो ऑन मोहम्मद रिजवी, ये अयूब खान साहब ने इफ्तिताह किया था, तो उसमें उन्हीं की तस्वीर है। भाई ने उसके बाद जब उसके बाद कराची टीवी स्टार्ट हुआ तो भाई फर्स्ट मतलब वहाँ सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे गए, और कसौटी प्रोग्राम एक बहुत मशहूर था, वो भाई ने स्टार्ट किया, मुख्तलिफ और दीगर प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो भाई का वहाँ मतलब उन्होंने वहाँ भी स्टेशन को बहुत ज़्यादा मतलब जो है फ़ाल किया। उसके बाद फिर पेशावर टीवी स्टार्ट हुआ तो वहाँ भाई को भेजा गया, भाई ने उसको बहुत बेहतर तरीके से फ़ाल किया। वहाँ से उनको कोयटा भेजा गया, जब कोयटा स्टेशन मतलब लास्ट में स्टार्ट हुआ है, वहाँ भी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया उसको फ़ाल करने में। तो इसलिए उनको पीटीवी के बानियों में कहा जाता है, और उनकी शहादत के बाद उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसीलिए दिया गया, और उनको उनकी बाद शहादत उनको तमगा उसने कारकर्दगी भी इसीलिए दिया गया कि वो पीटीवी के सीनियर तरीन और बानियों में थे। तो भाई ने तो पीटीवी को मेरा ख्याल में वो पीटीवी की बुनियाद थे, पीटीवी उनसे था, वो पीटीवी से थे। सॉरी, एक भूल गया कि पीटीवी होम जो आज आपका है वो उस वक्त पीटीवी टू एजुकेशन था, और पीटीवी एजुकेशन कहलाता था। तो वो भी उसकी बिल्डिंग भी भाई के हाथों तामीर हुई है, और वो पहले जीएम जो थे वो भी ऑन मोहम्मद रिजवी शेख थे। सर, वक्त की किल्लत के बायस अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूँगी कि ये सारी आपकी ज़िंदगी की जो भी जद्दोजहद रही, अब आके इस दौर में एक बहुत बड़ा तालीमी शोबे में अपना नाम बनाया आपने। रावलपिंडी में बहुत सारे आपके ब्रांचेस हैं, तो आप उसमें बताना चाहेंगे कि एजुकेशन की शोबे में कैसे आना हुआ, या इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हो चुका? जब ज़ियाउल साहब ने डेली जुर्रत बंद कर दिया यहाँ से, बाद में फिर वो बल्कि जुर्रत बंद अभी भी नहीं हुआ, लाहौर से फिर निकल रहा है और अभी भी निकल रहा है। तो जब ये हमारा गोलमंडी हमारा जो डेली जुर्रत है इसको बंद कर दिया, तो उसके बाद फिर जो था मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मुझे मीर खलीलुर रहमान साहब हयात थे, तो मुझे उन्होंने कहा तुम जंग में मतलब आ जाओ, और यहाँ मैगज़ीन सेक्शन में तुम मतलब आके, अल्ताफ़ पिज़ा साहब उन दिनों में एडिटर थे उसके, तो तुम यहाँ कालम लिखना शुरू कर दो, और इसमें मतलब और अपना सहाफ़त को खैरबाद मत कहो, बल्कि इसमें आके अपना किरदार शुरू कर। मैं बड़ा उन खुदाए बुज़ुर्गों पर तो उनकी मक़फ़रत फरमाए, वो चेहरों से लोगों को पहचान लेते थे। वो 5 मिनट की मीटिंग में पहचान हर बंदे की शनाख्त कर लेते थे। उस वक्त शोरिश मलिक साहब रेजिडेंट एडिटर थे, अल्ताफ़ पिज़ा साहब वहाँ जंग के मैगज़ीन एडिटर थे। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ मतलब उन्होंने कहा मैंने वहाँ शुरू किया, तो बहुत ही जल्दी में मतलब उस वक्त फ्राइडे मैगज़ीन आता था, और अभी भी मैं शम्स रिजवी साहब का अब तो इंतकाल हो गया, बड़ी मुश्किलों से कुछ पेपर जंग के मैं कलेक्ट करने में कामयाब हुआ। उसमें 2-3-4 ऐसे भी पेपर हैं जिनके फ्रंट पेजेस का जो आर्टिकल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं नवाज शरीफ के या दीगर मुख्तलिफ हैं, वो मेरे हैं, और वो मैगज़ीन में हासिल करने में कामयाब हुआ। तो मेरे पास अब ये चंद ही मतलब वो मैगज़ीन्स तो जारी हैं, लेकिन तालीम के मैदान का वही बता रहा हूँ कि सहाफ़त में जब मैं यहाँ आया, फिर मीर साहब मर गए, शकील रहमान साहब आए, तो फिर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने उनके साथ जो है वो उनको छोड़ा, और क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत चल रहे थे, हम लोग मतलब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर पाए। तो मैंने भी जंग में मतलब जो है उसको बजाय सहाफ़त को जारी रखने के मैं एजुकेशन की फील्ड में आ गया, और मैंने ग्रामीण पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, और उसके बाद
अपने वालिद मोहतरम को उसमें मतलब सैदपुर रोड पे पहली हमारी ब्रांच जब ओपन हुई तो वहाँ उनका ऑफिस आलिशान बनाकर उनको उसका बानी सरपरस्त डिक्लेयर किया, और इस तरीके से उनकी रहमतों और बरकतों के साथ आज ये स्कूल रावलपिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा और बड़ा मतलब है नामवर स्कूल है, जिसमें दाखिले के लिए लोगों की हसरत है। 44 ईयर हो गए आज तक रावलपिंडी बोर्ड का 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड है माशाल्लाह, और माशाल्लाह 80% से ऊपर बच्चे जो हैं A+ लेते हैं। शमीम हैदर सैयद को दोस्त, यार, अजीज, रिश्तेदार सर सैयद भी कहते हैं, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? बस मेरा ख्याल में नाम का बड़ा असर होता है। सर सैयद मौलाना सैयद मोहम्मद देलवी साहब एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में नाम था उलमाए कराम में। जब मेरी पैदाइश हुई मेरे घर में आए हुए थे, वही मेरे घर में रिहाइश पजीर थे। मेरे वालिद जब आए रात को उन्होंने बताया बेटा हुआ है और आप नाम तजवीज़ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई सैयद मोहम्मद घर में आया तो इसका नाम भी सैयद मोहम्मद ही रख दो। तो उन्होंने मेरा नाम सैयद मोहम्मद रख दिया। बाद में मेरे नाना ने शमीम हैदर लिख के वहाँ से भेजा, तो वो सैयद मोहम्मद शमीम हैदर रिजवी हो गया। वो लंबा ही हो गया नाम, लेकिन मेरी शनाख्त और पहचान सैयद मोहम्मद के नाम से हुई। सब लोग मुझे आज भी सैयद, घर वाले सैयद, और उसके बाद स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो सर सैयद हो गया। तो मेरा ख्याल नाम का असर सर सैयद अहमद खान, क्योंकि एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम उनका वो बानियों में है तालीम के सर से, तो शायद मेरे नाम का असर था कि मैं भी सहाफ़त और दीगर चीज़ों को छोड़ के और मैं भी तालीम के मैदान में आ गया, और मैंने भी इसमें आके अपना एक छोटा मोटा किरदार जो था अदा करने में मैं कामयाब हुआ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है वक्त की किल्लत है हमारे पास, लेकिन कहने को और सुनने को बहुत कुछ है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और जहान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, तो आज आपने हमारा पहला प्रोग्राम देखा जहां के मेहमान, जिसमें आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ एज अ मोटिवेशनल स्पीच, और आप कह सकते हैं कि बहुत एक मोटिवेशनल आपको सबक मिला है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक फील्ड, एक शोबे तक महदूद नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतना स्किल्स हैं, आप सीख सकते हैं, तो आपको हर फील्ड को चूज़ करना चाहिए। अपनी इसी बात के साथ मैं आज अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जहाँ के एक नए मेहमान के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।